नमस्कार। आज हम भारत के क्रिप्टो जगत से जुड़ी एक बहुत अहम कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। वजीर एक्स, जो हम सब जानते हैं, भारत के सबसे बड़े और चर्चित क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक रहा है। हाल ही में कुछ बड़े उतार चढ़ाव से गुजरा है, तो हमारे पास इससे जुड़े कुछ ताज़ा डेवलपमेंट्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनके मायने समझें, खासकर उन निवेशकों और यूजर्स के लिए जिनकी नज़रें क्रिप्टो बाजार पर टिकी रहती हैं। आज हम मुख्य रूप से 3 बातों पर फोकस करेंगे। पहला, वजीर एक्स का जो पुनर्गठन प्रस्ताव था, उस पर दोबारा वोटिंग हुई, उसके नतीजे क्या रहे। दूसरा, इसी वोटिंग प्रक्रिया को लेकर कम्युनिटी में कुछ गंभीर सवाल उठे हैं, एक विश्वास का संकट सा दिख रहा है। और तीसरा, आईएनआर मतलब भारतीय रुपए की निकासी की बहाली, जिसका मुझे लगता है कई यूजर्स को बेसब्री से इंतजार था। तो चलिए इस पूरी सिचुएशन को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने हाल ही में काफी सुर्खियां बटोरी। वजीर एक्स के लिए वो संशोधित पुनर्गठन प्रस्ताव लाया गया, जिस पर दोबारा वोटिंग हुई, रीवोट जिसे कहते हैं, और नतीजा एक तरह से चौंकाने वाला ही कहेंगे। 95.7% बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में रहा। यह आंकड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले इसी तरह की एक योजना को अदालत ने खारिज कर दिया था। तो इतने बड़े पैमाने पर समर्थन मिलना, वो भी पिछली असफलता के बाद, ये अपने आप में काफी मायने रखता है। बिल्कुल, ये 95.7% का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली संदेश देता है। जब कोई पुनर्गठन योजना, खासकर ऐसी कंपनी के लिए जो वित्तीय संकट से जूझ रही हो, इतने बड़े बहुमत से पास होती है, तो ये दिखाता है कि क्रेडिटर्स, जिन लोगों का पैसा या हित उस कंपनी से जुड़ा है, वो प्रस्तावित समाधान के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं। ये एक तरह से भविष्य की दिशा पर सामूहिक सहमति है, कम से कम कागज पर तो यही लगता है। हाँ, और ये सहमति इसलिए की अहम है क्योंकि पहली योजना, जैसा हमने कहा, फेल हो चुकी थी। तो सवाल ये उठता है कि इस बार ऐसा क्या बदला? क्या प्रस्ताव में कुछ ठोस सुधार थे जिन्होंने क्रेडिटर्स का भरोसा जीता, या फिर स्थिति ही ऐसी बन गई थी कि क्रेडिटर्स के पास इसे मानने के अलावा कोई बेहतर विकल्प नहीं था? क्या लगता है? देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये पुनर्गठन प्रक्रियाएं अक्सर काफी जटिल होती हैं। हो सकता है पिछली बार अदालत ने योजना को इसलिए नामंजूर किया हो क्योंकि उसमें शायद क्रेडिटर्स के हितों की पूरी सुरक्षा नहीं थी, या योजना की व्यावहारिकता पर ही संदेह रहा हो। इस बार इतने बड़े बहुमत का मतलब हो सकता है कि वजीर एक्स ने उन चिंताओं को एड्रेस किया हो, शायद भुगतान की बेहतर शर्तें दी हों, या कंपनी के भविष्य के लिए एक ज्यादा भरोसेमंद रोड मैप दिखाया हो। ये भी मुमकिन है कि समय बीतने के साथ क्रेडिटर्स किसी भी समाधान के लिए ज्यादा उत्सुक हो गए हों, बजाय इसके कि मामला और लटका रहे। क्रेडिटर्स की बात हो रही है, तो क्या हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन लोग होते हैं आमतौर पे? क्या इसमें वो आम निवेशक भी शामिल होते हैं जिनके फंड्स एक्सचेंज पर थे, या ये ज्यादातर बड़े संस्थागत निवेशक या वेंडर्स जैसे लोग होते हैं? आमतौर पर क्रेडिटर्स की लिस्ट काफी मिली-जुली हो सकती है। इसमें बड़े निवेशक हो सकते हैं, वेंचर कैपिटल फर्म्स हो सकती हैं, टेक्नोलॉजी पार्टनर्स, वो वेंडर्स जिनसे एक्सचेंज ने सेवाएं लीं पर पेमेंट बकाया है, ये सब शामिल हो सकते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में अगर कानूनी ढांचा इजाजत दे, तो बड़ी मात्रा में जिनके फंड फंसे हैं वो यूजर्स भी क्रेडिटर माने जा सकते हैं। हालांकि ये एक्सचेंज की बनावट और दिवालियापन कानूनों पर निर्भर करता है। हमारे पास जो जानकारी है उसमें क्रेडिटर्स की संरचना साफ नहीं है, लेकिन 95.7% समर्थन ये जरूर दिखाता है कि जिनका वित्तीय हित सबसे ज्यादा दांव पर था, उनमें से ज्यादातर इस योजना के पक्ष में आ गए हैं, और ये कानूनी रूप से प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत आधार तो देता ही है। हाँ, तो कानूनी और प्रक्रियात्मक नजरिए से देखें तो ये वजीर एक्स के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी बाधा पार करने जैसा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहीं पर कहानी एक दिलचस्प और कह सकते हैं कुछ हद तक चिंताजनक मोड़ लेती है। इस जबरदस्त समर्थन के बावजूद क्रिप्टो कम्युनिटी के कुछ सदस्यों ने और कुछ ऑब्जर्वर्स ने वोटिंग की प्रक्रिया और उसकी पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कुछ ऐसी भी बातें या कह लें आरोप सामने आए हैं कि वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश हुई, शायद कुछ क्रेडिटर्स पर दबाव बनाया गया या उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी गई। और यहीं पर स्थिति जटिल हो जाती है। एक तरफ आपके पास लगभग सर्वसम्मति से पास हुआ एक प्रस्ताव है जो कानूनी वैधता का प्रतीक है,
दूसरी तरफ उसी कम्युनिटी से जिसके भरोसे पर एक्सचेंज चलता है, पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं। ये एक विरोधाभास है। क्रिप्टो की दुनिया जो हम जानते हैं विकेंद्रीकरण, पारदर्शिता और कम्युनिटी संचालित सिद्धांतों पर बनी है। वहां इस तरह के आरोप ज्यादा वजन रखते हैं। ये सिर्फ एक प्रक्रिया पर संदेह नहीं है, ये एक्सचेंज के मूल चरित्र पर सवाल उठाने जैसा है। बिल्कुल सही कहा। क्रिप्टो में विश्वास ही सब कुछ है, ये हम बार बार सुनते हैं। अगर वोटिंग प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ जाए तो उस प्रक्रिया से निकले नतीजों पर पूरा भरोसा कैसे किया जा सकता है? क्या इस तरह के आरोप, भले ही वो अभी साबित ना हुए हों, भविष्य में WazirX के लिए और मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं? क्या ये मुमकिन है कि कोई असंतुष्ट पक्ष इसे फिर से कानूनी चुनौती दे? कानूनी चुनौती की संभावना तो हमेशा बनी रहती है, खासकर अगर आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत सामने आते हैं और कोई हितधारक औपचारिक शिकायत करता है। लेकिन कानूनी नतीजों से कहीं ज्यादा तात्कालिक और शायद ज्यादा नुकसानदायक असर भरोसे पर पड़ता है। सोचिए, अगर कम्युनिटी का एक हिस्सा ये मानता है कि वोटिंग निष्पक्ष नहीं थी, तो वो भविष्य में एक्सचेंज के किसी भी फैसले पर कैसे भरोसा करेंगे? ये जो भरोसे का संकट है, ट्रस्ट डेफिसिट जिसे कहते हैं, ये किसी भी कानूनी जीत से ज्यादा गहरा और लंबा असर डाल सकता है। वित्तीय पुनर्गठन की स्थितियों में कम्युनिकेशन और पारदर्शिता अक्सर सबसे बड़ी चुनौतियां होती हैं, और लगता है WazirX को इस मोर्चे पर अभी काफी काम करना बाकी है। यानी सिर्फ प्रस्ताव पास करा लेना काफी नहीं है, ये भी जरूरी है कि प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी लगे भी। शायद WazirX को इन चिंताओं को सीधे तौर पर एड्रेस करने की जरूरत है, अपनी स्थिति साफ करनी होगी, या शायद भविष्य में ज्यादा पारदर्शिता बरतनी होगी। निश्चित रूप से चुप्पी साध लेना या आरोपों को बस यूं ही नजरअंदाज कर देना, ये अक्सर भरोसे को और कमजोर करता है। सक्रिय रूप से संवाद करना, शायद वोटिंग प्रक्रिया के बारे में और जानकारी देना जहां तक संभव हो, और भविष्य की गवर्नेंस प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, ये कुछ कदम हो सकते हैं जिनसे विश्वास बहाली की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। ये एक नाजुक संतुलन है, कानूनी जरूरतों को पूरा करना और साथ ही कम्युनिटी की उम्मीदों पर खरा उतरना। चलिए अब इस कहानी के दूसरे महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, जिसका सीधा असर हजारों या शायद लाखों यूजर्स पर पड़ा है। WazirX ने घोषणा की है कि INR यानी भारतीय रुपये की निकासी अब पूरी तरह से बहाल कर दी गई है। ये उन यूजर्स के लिए यकीनन एक बहुत बड़ी राहत की खबर है जो पिछले कुछ समय से अपने फंड्स निकालने में परेशानी झेल रहे थे, या जिनके मन में अपने पैसे को लेकर अनिश्चितता थी। साथ ही कंपनी ने यह भी कहा है कि वे एक नए पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं ताकि न केवल निकासी बल्कि ट्रेडिंग का अनुभव भी पहले से ज्यादा तेज और आसान बनाया जा सके। यह भी एक अच्छा पॉजिटिव संकेत लगता है। क्या इस नए पार्टनरशिप के बारे में और कोई जानकारी है हमारे पास? हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें इस नए पार्टनर की पहचान या इस साझेदारी की बारीकियों का ज्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन INR निकासी का फिर से शुरू होना ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में रखकर देखें तो किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए फिएट करेंसी जैसे INR की स्मूथ निकासी और जमा की सुविधा देना उसके वजूद के लिए मौलिक है। ये महज एक तकनीकी सुविधा नहीं है, ये एक्सचेंज की ऑपरेशनल स्थिरता और उसकी विश्वसनीयता का प्रतीक है। जब निकासी रुक जाती है तो ये यूजर्स में घबराहट पैदा करती है और प्लेटफॉर्म के भविष्य पर ही सवाल खड़े कर देती है। बिल्कुल। अगर लोग अपना पैसा आसानी से निकाल ही नहीं सकते तो वो उस प्लेटफॉर्म पर नया पैसा क्यों डालेंगे या उस पर ट्रेडिंग क्यों करेंगे? ये तो सीधी सी बात है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि INR निकासी की बहाली और इस नए पार्टनरशिप की घोषणा ये उसी पुनर्गठन योजना का हिस्सा है जिसे क्रेडिटर्स ने हाल ही में मंजूरी दी है? इन दोनों घटनाओं का एक साथ होना महज संयोग है या ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? इसलिए बहुत ज्यादा संभावना है कि ये दोनों घटनाक्रम आपस में जुड़े हुए हैं। एक सफल पुनर्गठन योजना में अक्सर सिर्फ वित्तीय देनदारियों का निपटारा ही नहीं होता, बल्कि कंपनी के जो ऑपरेशनल पहलू हैं उन्हें सुधारने के उपाय भी शामिल होते हैं। ये संभव है कि क्रेडिटर्स को योजना के पक्ष में लाने के लिए WazirX ने ये वादा किया हो कि वो बैंकिंग या पेमेंट संबंधी समस्याओं को हल करेंगे और INR लेनदेन को सुचारू बनाएंगे। एक नया ज्यादा भरोसेमंद पेमेंट पार्टनर लाना इस दिशा में एक तार्किक कदम होगा। ये न केवल यूजर्स को व्यावहारिक राहत देता है, बल्कि क्रेडिटर्स को भी ये भरोसा दिलाता है कि एक्सचेंज भविष्य में अपना कारोबार ठीक से चलाने में सक्षम होगा। ये प्रतीकात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि एक्सचेंज अपने सबसे बुनियादी वादे यानी यूजर्स को उनके फंड्स तक पहुंच देना, उसको पूरा करने में सक्षम है। ये समझ में आता है।
तो एक तरफ कानूनी बाधा पार हुई, दूसरी तरफ सबसे बड़ी ऑपरेशनल समस्या का समाधान हुआ। लेकिन जैसे हमने पहले चर्चा की, वो पारदर्शिता वाले सवाल अभी भी हवा में हैं। तो अगर हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखें तो वजीर-एक्स की मौजूदा स्थिति का क्या आकलन किया जा सकता है? वो कहाँ खड़े हैं इस वक्त? कुल मिलाकर स्थिति काफ़ी मिली-जुली और जटिल है। वजीर-एक्स ने निश्चित रूप से 2 बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। पहला, पुनर्गठन प्रस्ताव पर क्रेडिटर्स के भारी मंजूरी, जिसने उन्हें कानूनी और प्रक्रियात्मक रूप से आगे बढ़ने का रास्ता दिया है। दूसरा, आईएनआर निकासी की बहाली, जिसने उनकी ऑपरेशनल विश्वसनीयता को फिर से स्थापित करने में मदद की है और यूजर्स को तत्काल राहत दी है। ये दोनों कदम एक्सचेंज को संकट से उबारने और स्थिरता की ओर ले जाने के लिए निहायत जरूरी थे। हालांकि कहानी यही खत्म नहीं होती। वोटिंग प्रक्रिया पर उठे पारदर्शिता के सवाल एक कह सकते काले बादल की तरह मंडरा रहे हैं। ये दिखाता है कि कानूनी जीत और ऑपरेशनल बहाली के बावजूद कम्युनिटी का पूरा भरोसा जीतना भी बाकी है। ये लड़ाई सिर्फ बैलेंस शीट या तकनीकी समस्याओं को ठीक करने की नहीं है, ये प्रतिष्ठा और विश्वास को फिर से बनाने की है, जो अक्सर कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। तो आगे वजीर-एक्स के लिए रास्ता कैसा दिखता है? क्या ये सकारात्मक कदम जैसे कि निकासी की बहाली उन चिंताओं को दबाने या कम करने के लिए काफी होंगे जो पारदर्शिता को लेकर उठाई गई हैं, या उन्हें दोनों मोर्चों पर साथ-साथ काम करना होगा? उन्हें निश्चित रूप से दोनों मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा। ये एक दोहरी चुनौती है। पहला मोर्चा है ऑपरेशनल उत्कृष्टता का। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि आईएनआर निकासी सुचारू रूप से चलती रहे और जैसा कि उन्होंने वादा किया है, ट्रेडिंग का अनुभव भी बेहतर हो। अगर वे लगातार एक स्थिर और कुशल प्लेटफॉर्म देते हैं तो इससे यूजर्स का व्यवहारिक भरोसा बढ़ेगा। लोग एक ऐसे एक्सचेंज का उपयोग करना पसंद करते हैं जो मजबूती से काम करता हो। लेकिन दूसरा मोर्चा, जो शायद लंबी अवधि की सफलता के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है कम्युनिटी का विश्वास पूरी तरह से हासिल करना। इसके लिए उन्हें पारदर्शिता संबंधी चिंताओं को गंभीरता से लेना होगा। सिर्फ घोषणाएं करने से काम नहीं चलेगा। उन्हें शायद सक्रिय रूप से संवाद स्थापित करना होगा, सवालों के जवाब देने होंगे और भविष्य में अपनी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में और खुलापन लाना होगा। हो सकता है उन्हें कुछ स्वतंत्र ऑडिट या कम्युनिटी निरीक्षण जैसे कदम उठाने पड़े। केवल अच्छे प्रदर्शन से शायद दाग ना धुलें, उन्हें सक्रिय रूप से विश्वास बहाली के प्रयास करने होंगे। ये वाकई एक कठिन संतुलन साधने जैसा है। एक तरफ बिजनेस की व्यावहारिक जरूरतें हैं, ऑपरेशंस चलाना, मुनाफा कमाना, कंपटीशन में बने रहना। दूसरी तरफ क्रिप्टो कम्युनिटी की अपेक्षाएं हैं, पारदर्शिता, विकेंद्रीकरण के सिद्धांत और निष्पक्षता। क्या आपको लगता है कि भारतीय क्रिप्टो कम्युनिटी, जो काफी मुखर और जागरूक है, वजीर-एक्स को ये दूसरा मौका देगी, खासकर जब बाजार में अन्य विकल्प भी मौजूद हैं? क्रिप्टो कम्युनिटी की एक खास बात है, वो सिद्धांतों को लेकर बहुत मुखर होते हैं, खासकर पारदर्शिता और ईमानदारी को लेकर। गलतियों या पारदर्शिता की कमी को आसानी से माफ नहीं किया जाता, लेकिन साथ ही वो यथार्थवादी भी होते हैं। अगर कोई प्लेटफॉर्म जिसने अतीत में गलतियां की हों लगातार अच्छा प्रदर्शन करता है, सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, यूजर की सुनता है और सबसे जरूरी अपनी पिछली कमियों को मानकर सुधार के ठोस कदम उठाता है, तो धीरे धीरे विश्वास वापस जीता जा सकता है। वजीर-एक्स का भारत में एक बहुत बड़ा और स्थापित यूजर बेस रहा है। कई यूजर्स शायद एक जाने पहचाने, लोकल और फंक्शनल प्लेटफॉर्म पर वापस लौटना चाहेंगे, बशर्ते कि उन्हें ये विश्वास हो जाए कि एक्सचेंज अब सही रास्ते पर है। लेकिन ये भरोसा रातों रात हासिल नहीं होगा। वजीर-एक्स को लगातार हर कदम पर यह साबित करना होगा कि वो न केवल ऑपरेशनल रूप से सक्षम है, बल्कि नैतिक रूप से भी भरोसेमंद है। उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वो ऑपरेशनल स्थिरता और कम्युनिटी विश्वास, इन दोनों कसौटियों पर कितना खरा उतरते हैं। ये एक लंबी और शायद कठिन यात्रा होगी। तो ये थी वजीर-एक्स से जुड़े हालिया घटनाक्रमों पर हमारी विस्तृत चर्चा। हमने देखा कि कैसे ये एक्सचेंज एक तरफ पुनर्गठन योजना की मंजूरी और आईएनआर निकासी की बहाली जैसे महत्वपूर्ण सकारात्मक कदम उठाकर वापसी की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसे पारदर्शिता और कम्युनिटी के विश्वास से जुड़े गंभीर सवालों का भी सामना करना पड़ रहा है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि वे इस दोहरी चुनौती का सामना कैसे करते हैं और क्या वे भारतीय क्रिप्टो बाजार में अपना पुराना स्थान फिर से हासिल कर पाते हैं।
और यहाँ एक विचार करने लायक बात ये रह जाती है कि इस पुनर्गठन और ऑपरेशनल बहाली के शोर के बीच वजीरेक्स वास्तव में ऐसा क्या ठोस कदम उठा सकता है जो महज प्रक्रियात्मक या तकनीकी सुधारों से आगे बढ़कर यूजर्स के मन में गहरे बैठे संदेह को दूर कर सके और विश्वास को सही मायने में फिर से स्थापित कर सके। क्या ये सिर्फ बेहतर ग्राहक सेवा या तेज लेन-देन तक सीमित रहेगा, या उन्हें अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कम्युनिटी के साथ संवाद के तरीके में कुछ बुनियादी बदलाव करने होंगे? असली परीक्षा शायद अब शुरू होती है।